अनाया ने अपने हाथों की मेहंदी को देखा। रंग अभी ताजा था, खुशबू में हल्की सी नमी बाकी थी। दिल की धड़कन जैसे किसी छुपी चमक से भरी हुई थी। कुछ ही पल बाद दरवाजा चरमराता हुआ खुला तो वह चौंक कर सीधे होकर बैठ गई। जतिन राठौर अंदर आया। उसकी ऊंची लंबी कदकाठी, चौड़ा सीना, कसरती शरीर और काले रंग की शेरवानी में वह बेहद आकर्षक और संजीता लग रहा था। बस चंद लम्हों के लिए उसे देखने भर से सामने बैठी इस खूबसूरत लड़की की सांसें बेकाबू हो गईं। फिर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ वह सोफे पर बैठ गया। चलो नॉर्मल होकर बैठो, हमारी लव मैरिज नहीं हुई है जो तुम इतना बड़ा घूंघट निकाल कर बैठी हो। यह सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। यह अरेंज मैरिज थी, बस एक समझौता। मेरे साथ किसी तरह का ड्रामा करने की जरूरत नहीं। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह खामोशी से उसे देखते हुए बोला। सामने बैठी वह मासूम लड़की पल भर के लिए दंग रह गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका दूल्हा शादी की पहली ही रात उसे ऐसे शब्द सुना देगा। अनाया ने नजरें झुका ली। उसके दिल में जैसे किसी ने बर्फ डाल दी हो। वह अब तक यही सोच रही थी कि वह मुस्कुराकर उसका घूंघट उठाएगा, कुछ प्यारी सी बातें करेगा, मगर उसका इतना ठंडा, अजनबी और रूखा लहजा उसे हैरान कर देने वाला था। आज तो उनकी पहली रात थी, उनकी गोल्डन नाइट। लेकिन ये मजाक था या कड़वी सच्चाई, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाए बैठी रही। जतिन ने एक लंबी सांस लेकर कहा, एक बात अच्छी तरह समझ लो, मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। बहुत जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा, क्योंकि यह शादी मेरे ऊपर जबरदस्ती ला दी गई है। मैं दो टूक बात करने वाला आदमी हूँ, दिखावा करना मेरी आदत नहीं। जो सच है वही कहता हूँ, इसीलिए अभी साफ बता रहा हूँ, कुछ दिनों में तुम्हें छोड़ दूंगा और जब तक तुम यहाँ हो मुझसे दूरी बना कर रखना। उसके इन साफ साफ अल्फाजों ने सामने बैठी लड़की के पूरे अस्तित्व को हिला दिया। जो वह अब तक सोच रही थी कि शायद वह मजाक कर रहा होगा, सब भ्रम टूट गया। उसका चेहरा सुन्न पड़ गया और दिल में बैठी सारी उम्मीदें जैसे पल भर में बिखर गईं। उसका दिल जैसे खौल गया था। कोई भी इंसान शादी की रात तलाक की बात करे, यह कोई मजाक नहीं हो सकता। अनाया ने बेधड़क अपना घूंघट उठा दिया। उसके लिए अब और बर्दाश्त करना मुश्किल था। सामने बैठा जतिन एक पल को ठहर गया। उसे नहीं पता था कि उसकी दुल्हन इतनी खूबसूरत होगी। उसकी माँ ने कितनी कोशिश की थी कि वह एक बार लड़की की तस्वीर देख ले, लेकिन उसने एक नज़र डालना भी जरूरी नहीं समझा था। मगर अब जब वह आमने सामने अपनी पत्नी को देख रहा था, उसका धड़कता दिल एक पल को रुक सा गया। जबकि सामने बैठी लड़की के चेहरे पर हैरानी थी, आंखों में सवालों की भरमार। वह उसे देखते हुए कांपती आवाज में बोली, लेकिन मुझसे गलती क्या हुई है? क्या कोई खता हो गई है मुझसे? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शादी की रात आप तलाक की बात क्यों कर रहे हैं? क्या मेरे घर वालों ने कुछ गलत किया है? अगर किया है तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मैं यकीन दिलाती हूँ अब ऐसा नहीं होगा। जतिन ने तुरंत अपने चेहरे के बदले हुए हाव भाव को काबू में किया। उसके होंठों पर एक ठंडी सी कटाक्ष भरी मुस्कान उभर आई। हाँ, गलती हुई है और गलती बहुत बड़ी है। अनाया का दिल डर से सिमटने लगा। वह आगे बोला, तुम्हारी गलती है मुझे अपने लिए चुनना। मैं ऐसा इंसान हूँ जो सिर्फ दर्द देना जानता है। मैं तुम्हारे नाम से, तुम्हारी मौजूदगी से ही नफरत करता हूँ। मुझे हर वो इंसान बुरा लगता है जो मेरी जिंदगी में आने की कोशिश करता है। मैं अकेले रहने वाला आदमी हूँ। मुझे किसी का मेरे पर्सनल स्पेस में दखल बर्दाश्त नहीं। और अब तुम मेरी जिंदगी में आ चुकी हो एक पत्नी बनकर, जिसके साथ मुझे अपना कमरा, यह सोफा, यह बिस्तर, यहाँ तक कि ड्रेसिंग टेबल और वॉशरूम तक शेयर करना पड़ेगा, और यह मुझे मंजूर नहीं है। इसीलिए मैं बहुत जल्द तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर दूंगा। अनाया की आंखों में चमकते आंसू भर आए। वह उसे देखते हुए टूटी हुई आवाज में बोली, तो फिर आपने पहले बताया क्यों नहीं? आप चुप क्यों रहे? अगर आपको अकेले ही जीवन बिताना था तो मुझसे शादी क्यों की?
मेरे घर वाले जब रिश्ता लेकर आए थे आप उसी समय मना कर देते, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। लड़कियों की भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह और कुछ कहती उससे पहले ही वह उसकी बात काटकर कठोर स्वर में बोला, मेरे साथ फालतू की बातें मत करो। मैंने अपनी माँ से साफ साफ कहा था कि मैं यह शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर पाया और तुम्हारी माँ को भी साफ शब्दों में समझाया था कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेरा पैसा और स्टेटस देखकर तुम्हें मुझसे बांध दिया। लेकिन यह रिश्ता मेरे दिल तक कभी नहीं पहुँचेगा और मैं इसे वहाँ तक जाने भी नहीं दूंगा। अगर किसी को ताना देना है तो अपनी माँ को देना, मुझे बेवजह इल्जाम मत दो। यह कहकर उसने ड्रेसिंग टेबल के पास रखा लैपटॉप उठाया। खैर अब तुम यहाँ रहो, चाहे जैसे भी रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जा रहा हूँ, लेकिन सोने यहीं आऊँगा। अभी मुझे जरूरी काम है। और हाँ, जब मैं वापस कमरे में आऊँ तो बिस्तर पर बिखरे ये फूल साफ कर देना। मुझे ये दिखावटी चीजें पसंद नहीं। इतना बोलकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। फूलों की खुशबू में अब दर्द की जलन मिलने लगी थी। अनाया ने खाली पड़े कमरे को देखा, जहां कुछ देर पहले उम्मीद सांस ले रही थी। अब सिर्फ सन्नाटा बचा था। अचानक उसके सब्र के बांध टूट गए और वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने चेहरा हाथों में छुपा लिया और दिल पर लगी सारी चोटें आंसुओं के साथ बहने लगी। बिस्तर पर बिखरे गुलाब उसके आंसुओं से भीग गए। कुछ देर वो यूं ही सिसकती रही, फिर टूटी आवाज में बोली, मतलब निकालने के लिए तो मेरे पास आओगे ना। देखना जतिन राठौर, अगर तुम्हें अपना दीवाना नहीं बनाया तो मेरा नाम भी अनाया नहीं। अभी तुम जानते नहीं हो औरत क्या होती है। अगर तुम्हें अपने इश्क में डुबोया नहीं तो मेरा नाम भी अनाया नहीं। कमरे की रोशनी धीमी हो चुकी थी। चारों तरफ बस उसकी टूटी हुई सांसों की गूंज थी और दीवारों पर टंगी उनकी शादी की तस्वीर, जो पहली ही रात एक खामोश ताना बन चुकी थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने जाकर अपने कपड़े बदल लिए। पूरा दिन शादी के रस्म रिवाज में बीता था। थकान बहुत थी, इसीलिए बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। रात के करीब 3 बज रहे थे। कमरे में घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थी। हवा में हल्की नमी और फूलों की खुशबू अभी भी थी, लेकिन अब इस खुशबू में तन्हाई की कड़वाहट घुल चुकी थी। अनाया की आंखें तो सूख चुकी थी, लेकिन किनारों पर आंसुओं के निशान अभी बाकी थे। वह थकान से चूर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई थी। जिस बिस्तर पर वह सो रही थी उसका दिल अब भी दरवाजे की तरफ टिका हुआ था, हर लम्हा किसी आहट का इंतजार करता। कुछ ही देर बाद दरवाजा हल्का सा खटका। वह उठी नहीं, बस करवट बदली। जतिन अंदर आया थके हुए कदमों से। एक पल के लिए उसने सोई हुई अनाया पर निगाह डाली। वह खामोश थी, लेकिन चेहरे की सुकून भरी झलक में दुख की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। जतिन ने अपना रुख मोड़ा और सीधे वॉशरूम में चला गया। पानी की आवाज ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। फिर भी माहौल वैसे ही शांत रहा। कुछ मिनट बाद वह वापस आया, कंबल के किनारे पर बैठा, फिर धीरे धीरे लेट गया। उसका दिल अजीब उलझन में था। चाहे तो एक झटके में सब कुछ तोड़ सकता था, उस लड़की की उम्मीद, उसकी मासूमियत, मगर वह ऐसा आदमी नहीं था जो सोए हुए दिलों को झंझोर दे। वह खुद से लड़ रहा था। उसे पता था कि उसने जो कहा वह गलत था, लेकिन क्या कर सकता था। वह अभी इस शादी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। वह आंखें मूंदे बैठा था कि अचानक अपने हाथ पर किसी का एहसास हुआ। एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। वह हाथ जो धीरे धीरे सरक रहा था, जतिन ने तुरंत थाम लिया। वह मुड़कर देख रही थी। उसकी आंखें नम और सवालों से भरी हुई थी। वह कुछ कहती इससे पहले जतिन ने गंभीर नजरों से उसकी ओर देखते हुए कहा, सो नहीं रही हो तुम? अभी तक क्यों जागी हो? अनाया धीमी आवाज में बोली। नींद कहाँ आएगी? दिल पर इतना बोझ हो तो आंखें कैसे बंद हो? जतिन खामोश रहा। वह कुछ कहना चाहता था। इस लड़की को देखकर जो उसके दिल में जज्बात पैदा हो रहे थे वह उसे बता देना चाहता था, लेकिन खामोश रहा, खुद पर नियंत्रण के पहरे लगाए हुए। अनाया हिचकिचाते हुए बोली, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, शायद नफरत भी करते हैं, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ। यह सुनकर अगर मुझसे कोई गलती हुई
कोई ऐसा लफ्ज कहा गया जो आपको बुरा लगा तो प्लीज हमारे रिश्ते को इस तरह बर्बाद मत करें। आज हमारी बहुत खूबसूरत रात है, मैं इस रात को तबाह नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे माफ कर दें। जतिन ने सख्त लहजे में बात काटी। तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं तुमसे रिश्ता नहीं शुरू कर सकता। यह फैसला हो चुका है, इसीलिए यह फालतू बातें करके मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। आज तुमने मुझे बिना इजाजत हाथ लगा लिया, आइंदा हाथ लगाने से पहले मुझसे इजाजत लोगी। अनाया के दिल में कुछ टूट गया था। वो आहिस्ता से बोली, पर क्यों नहीं, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, यह रिश्ता मेरा हक है, आपका भी। मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता कायम रहे, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। एक लड़की होकर इस चीज की फरमाइश करना गलत माना जाता है, कई लोग इसे ठीक नहीं समझते, लेकिन आज मैं अपना रिश्ता बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। मैं तलाक नहीं चाहती, तलाक एक धब्बा है जो मैं अपने माथे पर नहीं लगाना चाहती। मुझे इस लफ्ज से बहुत डर लगता है। जतिन ने उसकी आंखों में देखा। इतनी तेजी है तुम में, इतना दिमाग खराब कर दिया है सोशल मीडिया ने तुम्हारा कि खुद अपने मुंह से अपने पति को ये सब कह रही हो, वह भी शादी की पहली रात। आज की रात तो औरत डर डर कर आधी होती है और तुम। उसने अनाया को अजीब नजरों से देखा और बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन अनाया उसकी बात से मायूस नहीं हुई थी, बल्कि हिम्मत करके बोली, हाँ, क्योंकि शादी इसलिए की जाती है कि दो लोग एक दूसरे के साथ रहें और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मैं कभी भी आपके पर्सनल स्पेस में दखल नहीं दूंगी। हाँ, आपके कमरे में जरूर रहूंगी, लेकिन जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। जतिन की आवाज में सर्द धमकी थी। तो याद रखना, अगर मैंने हक लिया ना, मैं इस मामले में बहुत जिद्दी हूँ। खुद से जुड़ी चीजें कभी अपनी जिंदगी से दूर नहीं करता और मैं अपनी हर चीज का इस्तेमाल बहुत कायदे से करता हूँ। कमरे की फिजा कुछ लम्हों के लिए भारी हो गई। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी फैल गई, ऐसी खामोशी जो दिल की धड़कनों तक को तोड़ दे। फिर अनाया ने धीरे से सर उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया था। वो थोड़ा झुककर बोली, मुझे मंजूर है, मैं आपका दिया हर दर्द हंसते हंसते झेल लूंगी। एक गृहस्थ औरत की तरह मैं अपना घर बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। मैं तलाक नहीं चाहती, अब आप ही मेरा सब कुछ हैं। जतिन के चेहरे पर हैरत की एक हल्की लकीर खिंच गई थी, मगर वह कुछ नहीं बोला था, बस अनाया को देखता रहा कुछ लम्हों तक, जैसे अपने ही मन से यह पूछ रहा हो कि यह लड़की कितनी मजबूत है या कितनी नादान। अभी वह कुछ कह ही पाता कि अनाया ने दोनों के बीच मौजूद सारी दूरी खत्म कर दी थी। जतिन एक पल के लिए ठिठक गया, जैसे उसे यकीन ही ना आया हो कि उसकी शांत डरी सहमी सी पत्नी ऐसा कदम उठा लेगी। वह अपना रिश्ता टूटने नहीं देना चाहती थी। कमरे में फिर वही भारी खामोशी उतर आई थी। घड़ी ने रात के 1 बजने की धीमी टिक दी, जैसे खुद वक्त भी रुक कर देख रहा हो कि कैसे दो अजनबी एक ही कमरे में दो अलग अलग दुनियाओं में जी रहे हैं, पर फिर भी किसी मजबूरी, किसी डर या किसी उम्मीद के सहारे एक ही जिंदगी शुरू कर रहे हैं। पूरी रात धीरे धीरे गुजर गई थी। अगली सुबह का सूरज नई उम्मीदों की हल्की रोशनी लेकर आया। कमरे की खिड़की के पर्दों से सूरज की पहली किरण अंदर दाखिल हुई और सीधी जतिन के चेहरे पर पड़ी। उसने हल्के से आंखें मीचकर रोशनी से बचने की कोशिश की, फिर धीरे से पलकें उठाईं। चंद पलों तक वह छत को खामोशी से देखता रहा। रात के धुंधले मंजर, उसके अपने सख्त शब्द, सब कुछ उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह घूमने लगा था। जतिन ने हमेशा जिंदगी अकेले ही गुजारी थी। ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटे वह दोस्तों के बीच बैठ लेता था और फिर अपनी ही अलग दुनिया में खो जाता था जहाँ कोई नहीं होता था। मगर अब उसके साथ एक और शख्स जुड़ गया था, अनाया, जिसे चाहे या ना चाहे उसे अब बर्दाश्त करना ही था। करवट बदलते ही उसकी नजर सोई अनाया पर पड़ी। वह सिकुड़कर लेटी हुई थी, चेहरा पीलापन लिए हुए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। जतिन के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। रात के हर लम्हे को याद करके उसे एहसास हुआ कि वह उस पर कुछ ज्यादा ही सख्त पड़ गया था। गुस्से में, शायद जिद में, मगर
अनाया ने एक शब्द भी नहीं कहा था, न शोर, न शिकायत, न जरा सी भी रोक टोक। चाहे वो मानना ना चाहे, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर अनाया का हाथ छुआ। उसके हाथ तप रहा था। वह घबरा गया। बुखार उसके होठों से धीरे से निकला। उसने दोबारा से हिलाया, अनाया उठो। अनाया ने आहिस्ता से आंखें खोली। उनमें नींद नहीं, बस गहरी थकान और खालीपन था। जी, उसकी आवाज बेहद कमजोर थी। यह मासूम लड़की अपना रिश्ता बचाने के लिए आखिरी हद तक चली गई थी, लेकिन आखिरी हद तक पहुंचते पहुंचते वह खुद कितनी टूट चुकी है, यह वह किसी को बता नहीं सकती थी। जतिन ने नजरें हटा ली। वह खुद उसका चेहरा देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जाओ, तैयार हो जाओ, कपड़े बदल लो, मैं दूसरे कमरे का बाथरूम इस्तेमाल कर लूंगा। उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा। माँ का फोन आया था, नीचे नाश्ता तैयार है, जबकि ऐसा कोई फोन आया ही नहीं था। वह सिर्फ बात बना रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि अगर वह उसे जगाएगा तो शायद हर लड़की की तरह वह सकुचाकर उठेगी। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उलट था। अनाया तो बुखार में थी। वो भी सुबह सुबह तमाशा करेगी, नाटक करेगी। जतिन ने यही सोचा था, लेकिन उसकी एक आवाज पर ही अनाया उठ गई थी। यह लड़की उसके लिए एक इम्तिहान बन चुकी थी। सिर्फ 24 घंटे में उसने जतिन को हैरत में डाल दिया था। अनाया ने धीमे से सिर हिलाया। बस थोड़ी देर में तैयार हो जाऊंगी। जतिन कुछ पल उसे देखता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, जैसे मन में कोई बात अटकी हो, मगर फिर बिना कुछ बोले खामोशी से उठकर बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही कमरे में गहरा सन्नाटा फैल गया। अनाया कुछ देर वैसे ही बैठी रही, खाली निगाहों से फर्श को देखते हुए। फिर धीरे से उठी। उसके कदम ऐसे लग रहे थे मानो उनमें शीशा भर गया हो। वह वॉशरूम में दाखिल हुई, नल खोला और शावर के नीचे खड़ी हो गई। पानी उसके बालों से बहकर जमीन पर गिरता रहा, मगर दिल में जमा दर्द जरा भी हल्का नहीं हुआ। कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े और वह हिचकियों के साथ रोने लगी। रात भर उसने एक लफ्ज नहीं कहा था, कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन अंदर से उसकी हर उम्मीद टूट चुकी थी। बचपन से उसका एक ही सपना था, उसका हमसफर उससे प्यार करे, उसे समझे, उसके साथ खड़ा रहे। लेकिन रात को जतिन ने जो दर्द उसे दिया, उस दर्द को सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। मेरे साथ ही क्यों? उसने धीमी आवाज में कहा। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमेशा नजरअंदाज हुई। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, उसकी चाहत नहीं देखी। घर में एक मिडिल चाइल्ड होने का दर्द वो हमेशा झेलती आई थी, और आज जब उसने अपनी जिंदगी को सहेजने की ख्वाहिश की तो किस्मत ने फिर वही किया। ऐसा पति मिला जो उसे देखना भी नहीं चाहता। वह वॉशरूम की दीवार से टेक लगाकर नीचे फिसल गई, दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। कुछ देर तक वह यूं ही बैठकर रोती रही, जैसे दिल का सारा बोझ पानी में घुलकर बाहर आ रहा हो। लेकिन किस्मत का बोझ अब भी उसके साथ ही था। फिर धीरे धीरे उठकर उसने खुद को संभाला, आंसू पोंछे, आईने में खुद को देखा। नहीं, कमजोर नहीं बनना मुझे, वह धीमे से बड़बड़ाई। कुछ देर बाद वह नहाकर बाहर आई और सीधे ड्रेसिंग रूम में चली गई। कुछ ही मिनटों में तैयार होकर बाहर निकली, सुनहरी साड़ी में, चेहरे पर हल्का मेकअप, मगर लाल आंखें अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। उसने बाल सलीके से बांध रखे थे, होठों पर हल्की लिपस्टिक थी जो उसकी सादगी में भी एक अलग चमक भर रही थी। वह आईने के सामने कुछ पल चुप खड़ी रही, खुद को देखते हुए, अपनी हालत समझते हुए। तभी कमरे का दरवाजा खुला। जतिन अंदर आया। वह एक पल के लिए रुक गया, नजरें जैसे अपने आप ठहर गईं। अनाया की सादगी में भी जो खूबसूरती थी, उसने एक पल को उसकी धड़कनें गड़बड़ा दी। सुनहरे कपड़ों में वो लड़की किसी परी से कम नहीं लग रही थी। फिर जैसे उसे खुद का होश आया, वह सीधा खड़ा हो गया। आवाज हल्की थी, मगर उतनी ही औपचारिक। चलो नीचे, सब इंतजार कर रहे होंगे। अनाया ने एक नजर उस पर डाली। सफेद कमीज में वह बेहद गंभीर और आकर्षक लग रहा था। उसने धीरे से कहा, जी। वह हर संभव कोशिश कर रही थी अपना रिश्ता बचाने के लिए।
वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, लेकिन सामने खड़ा आदमी पत्थर था। उसका दिल इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं था। दोनों बिना कुछ बोले दरवाजे की ओर बढ़े। चंद कदम का फासला तय करते हुए भी दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी थी। खामोशी भारी थी, मगर बोझिल नहीं, बस ऐसी जिसमें बहुत कुछ अनकहा रह जाता है। सीढ़ियों के करीब पहुंचकर अनाया ने हल्की सी नजर जतिन पर डाली, जैसे दिल में कोई बात अटकी हो पर लबों तक ना आई हो। जतिन ने भी एक पल को उसकी तरफ देखा, मगर तुरंत ही नजरें फेर ली, जैसे उससे आंख मिलाना भी भारी लग रहा हो। तभी नीचे से माँ की आवाज आई, जतिन, अनाया, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, आ जाओ दोनों। जतिन ने बस इतना कहा, आ रहे हैं माँ, और दोनों साथ साथ नीचे उतरने लगे। एक के दिल में गलती का बोझ था, दूसरे के दिल में दर्द की नमी। वक्त अपनी चाल से चलता रहा। पूरा दिन जैसे रोजमर्रा की तरह गुजर गया। नाश्ते के बाद जतिन घर से निकल गया था, जबकि अनाया खामोशी से ऊपर कमरे में लौट आई थी। लेकिन जो हरकत उसने नाश्ते की मेज पर कर दी थी, जिस बात को उसने नजरअंदाज करने की कोशिश की थी, उसी ने उसे पूरे दिन बेचैन रखा। शाम तक उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी थी। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी, जो दीवारों पर सन्नाटा और गहरा कर रही थी। बाहर आंगन से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही थी, मगर अनाया की नजर कमरे में पड़े छोटे से सेंटर टेबल पर टिकी हुई थी, जहां चाय का प्याला अधूरा पड़ा हुआ था। उसके हाथ बेचैनी से एक दूसरे में उलझे हुए थे। तभी अचानक दरवाजा खुला। जतिन अंदर आया, चेहरे पर हल्की चिड़चिड़ाहट, आंखों में थकान की तेज चमक। वह धीरे धीरे अंदर आया, कदमों से थोड़ा भारीपन के साथ। अनाया तुरंत खड़ी हो गई। उसे अजीब सी घबराहट उठी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अनाया एक पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, सुबह आपने माँ से यह क्यों कहा कि आपको अलग रसोई चाहिए? मैं तो नीचे जाकर खाना बना सकती हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? अभी मुझे आए बस एक दिन हुआ है। अनाया बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि जतिन ने आईने से उसे देखा। उसके होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान थी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने बेहद सपाट आवाज में कहा। पूरा घर जानता है मैं कैसा इंसान हूँ। मुझे हमेशा से अलग रहना पसंद है। तुम आ गई हो तो अब जाहिर है घर का खाना ही खाना पड़ेगा, इसीलिए पहले ही अपना इंतजाम कर लिया है। मुझे ज्यादा लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं, तन्हा रहना ज्यादा पसंद है, और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेरी पसंद के मुताबिक ही चलोगी। अनाया ने धीमी मगर साफ आवाज में पूछा, लेकिन इतनी नफरत क्यों? सब आपसे मोहब्बत करते हैं। आपने तो अपनी बहन को भी इतनी बुरी तरह डांटा था। यह सुनते ही जतिन ने झटके से मुड़कर उसे देखा। उसकी आवाज अचानक कड़क हो गई। बहुत शौक है तुम्हें मेरे घर के मामलों में दखल देने का। जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। अपनी जुबान बंद रखो। किचन अलग हो या साथ, ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। उसके शब्दों का हर अक्षर अनाया के दिल पर चोट करता गया। जतिन ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम मेरे लिए यहाँ आई हो तो बस मेरी सेवा करो, बाकी किसी की जिंदगी में घुसने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अच्छी बनने की जरूरत मेरे सामने नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम है लड़कियों की यही ख्वाहिश होती है कि शादी हो जाए और ससुराल से अलग किचन मिल जाए। मैं तुम्हारी असलियत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसीलिए मेरे सामने ज्यादा ड्रामे मत करना। तुम्हारे लिए यही आसानी की बात है कि मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैं इतना साफ साफ समझा रहा हूँ। उसके शब्दों का भार कमरे में फैल गया था और वो खामोश खड़ी रह गई। आंखों के किनारे हल्के से भर आए, मगर उसने खुद को जब्त कर लिया। जतिन ने अपनी शर्ट उतारकर कुर्सी पर फेंकी और फिर धीमे लेकिन सख्त लहजे में बोला, पूरा दिन तुम ऊपर ही रहोगी। जब मैं इजाजत दूंगा तभी नीचे जाओगी, वरना तुम्हें तुम्हारे मायके वापस भिजवा दूंगा। समझ आई? मुझे ज्यादा ड्रामे पसंद नहीं है। जो मैं कह दूं उसी पर चलना है। अगर मेरी बात की इज्जत नहीं की ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे सिर्फ वही लोग पसंद हैं जो मेरी बात मानते हैं और मेरी इजाजत के बिना कोई काम नहीं करते। उसने धीमे से सर झुका दिया, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। जतिन कुछ कदम बढ़कर उसके करीब आया। उसकी सांसों की गर्मी अनाया को महसूस होने लगी। उसकी आवाज और भी भारी हो गई। बहुत शौक था ना
तुम्हें मेरी पत्नी बनने का। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पति पत्नी होते क्या हैं, इनके बीच कैसा रिश्ता होता है। हमारे बीच किसी तीसरे की दखल अंदाजी नहीं चाहिए, वो चाहे मेरी माँ हो, मेरे पापा हो या मेरे भाई बहन। अगर तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती हो तो सिर्फ मेरी ही बात को मानकर चलो, किसी और को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और बेहतर होगा कि मेरे मुताबिक चलने का इरादा अभी से बना लो, और आइंदा के बाद मुझसे सवाल करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। आज तक ना मैंने खुद को किसी के लिए बदला है और ना बदलने का इरादा रखता हूँ। वह एक पल के लिए पीछे हटी। उसके दिल में डर की एक लहर दौड़ गई, मगर चेहरे पर अब भी एक सख्त सा सन्नाटा था। उसने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ इज्जत चाही थी, डर नहीं। लेकिन आप मेरे दिल में डर बैठा रहे हैं और यह गलत है। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे, प्यार और इज्जत का होता है, खौफ और दबाव का नहीं। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपकी पत्नी हूँ। आपको मेरी बात तो सुननी चाहिए। अगर आपको अलग किचन चाहिए था, अलग जिंदगी चाहिए थी, तो कम से कम एक बार यह बात मुझसे शेयर कर लेते। अब पूरा दिन आप घर पर नहीं होंगे, सिर्फ मैं रहूंगी। मैं कैसे सब कुछ अकेले संभालूंगी, कुछ तो समझिए। जतिन का चेहरा एक पल को ठहर गया। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरत एक साथ चमक उठी। फिर वह झटके से पीछे हटा, कुर्सी से शर्ट उठाई और बेपरवाह लहजे में बोला, यह हसीन ख्वाब तुम्हें बहुत महंगे पड़ेंगे, इसीलिए बेहतर है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही चलो। उसने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। खैर, आज हमारी शादी की दूसरी रात है, मैं किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं चाहता। यह कहकर उसने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। जतिन को उसका हाथ अब भी गर्म महसूस हो रहा था, इसीलिए बहुत संभल कर उसने अनाया को पकड़ा। जतिन आज उसके साथ कल के मुकाबले नरम पेश आ रहा था। अनाया को अब कुछ राहत मिलने लगी थी। धीरे धीरे 1.5 महीने का समय कैसे बीत गया, यह दोनों को ही नहीं महसूस हुआ। सुबह उठना, जतिन का ऑफिस चले जाना और रात को लौटकर अपना हक लेना, इस सब में वह खुश था। अब वह बेवजह झगड़ा नहीं करता था। हाँ, ताना मारने की उसकी आदत पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, मगर अनाया सब कुछ चुपचाप सह रही थी। आज भी दिन वैसे ही गुजर गया। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला था और जतिन लैपटॉप लेकर काम में लगा हुआ था। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और अनाया चहकती हुई उसके पास आई। उसने हाथ अपने पेट पर बांध रखे थे। वह जतिन के बिल्कुल पास बैठ गई और बोली, जरा ये काम छोड़िए और मेरी तरफ देखिए। उसका चमकता चेहरा आज जतिन को जैसे किसी अनजानी निशानी जैसा लग रहा था। वह उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, नजर नहीं आ रहा? मैं काम कर रहा हूँ। लहजा सख्त था। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, काम तो सारी जिंदगी होता रहेगा, लेकिन आज जो खुशी मैं आपको देने वाली हूँ उसके बाद आप कभी मुझसे नाराज नहीं होंगे। वह बोला, क्या मतलब? कुछ पल के लिए अनाया चुप रही, फिर अपनी पीठ के पीछे छुपाई हुई प्रेगनेंसी स्टिक उसके सामने करते हुए बोली, आप पापा बनने वाले हैं। देखें, 2 लाइन आई हैं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। सिर्फ 1.5 महीने बाद ही मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन जतिन उसके हाथ से स्टिक लेकर सख्त लहजे में बोला, ये बेकार के तमाशे मुझसे दूर रखो और कल जाकर एबॉर्शन करवा देंगे। मैं ज्यादा बहस नहीं करता, सिर्फ फैसला सुनाता हूँ। मुझे अभी ये बच्चा नहीं चाहिए। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अभी हमारी जिंदगी की बस शुरुआत है। हमें नहीं पता आगे हमारा रिश्ता कैसा चलेगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई जिंदगी हमारे रिश्ते की वजह से बदहाल हो। अनाया घबराई आवाज में बोली, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। मैं हमारा रिश्ता कभी टूटने नहीं दूंगी। आप ऐसी बात मत कीजिए। लेकिन वह मोबाइल उठाते हुए बोला, मैं डॉक्टर को फोन कर रहा हूँ, कल दोनों चलेंगे और तुम एबॉर्शन करवाओगी। यह सुनकर अनाया रोते हुए बोली, पागल मत बनिए, आपको क्या हो गया है? लेकिन जब तक वह कुछ और कहती, जतिन डॉक्टर कुमार से अपॉइंटमेंट ले चुका था। मोबाइल बंद करते हुए बोला, कल सुबह तैयार रहना। अनाया आंसू रोकते हुए बोली, मैं ऐसा नहीं करूंगी। जतिन ने तेज आवाज में कहा, बेहतर है जो मैं कह रहा हूँ उसी पर चलो। ये बच्चा जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है और इसका फैसला करने का हक मुझे है।
यह कहकर वह उठकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही पीछे बैठी अनाया सिर्फ एक औरत नहीं रही, वह अब एक माँ बनने वाली थी। जतिन के जाने के बाद वह फूट फूट कर रोई। उसकी जिंदगी में ऐसा इंसान क्यों आया? अगला दिन उसके लिए एक नया इम्तिहान लेकर आया था। क्लिनिक के वेटिंग एरिया में हल्की नीली रोशनी थी। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे खिसक रही थीं। आसपास मरीजों की धीमी फुसफुसाहट, कभी नर्स के जूतों की आवाज और कहीं दूर मशीन की बीप। मगर इन दोनों के बीच फैली खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा भारी थी। अनाया सोफे के बिल्कुल किनारे पर बैठी थी, आंखें सूजी हुई, पलकें लगातार भीगी हुई। बार बार उंगलियों से आंसू पोंछने की कोशिश करती, मगर हर बार नए आंसू बह निकलते। उसके बराबर जतिन बैठा था, दोनों हाथ घुटनों पर टिकाए, नजरें सामने जमी हुई। उसका चेहरा बिल्कुल संजीदा, जैसे किसी एहसास को जगह ही ना हो। थककर हार कर अनाया रोते हुए बोली, ऐसा जुल्म मत कीजिए, मैं आपकी बीवी हूँ, थोड़ा सा मेरा भी ख्याल रखिए, ये हमारा पहला बच्चा है, प्लीज। उसकी आवाज भर्रा गई थी। जतिन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस घड़ी की ओर देखकर समय गिनता रहा। तभी दरवाजा खुला, एक नर्स हाथ में फाइल लिए बाहर आई। नरम लहजे में बोली, मिस्टर जतिन, डॉक्टर कुमार ने बुलाया है। दोनों धीरे से उठ खड़े हुए। अनाया के कदम ऐसे चल रहे थे जैसे हर कदम उसके दिल पर बोझ डाल रहा हो। डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुए तो सामने मेज के पीछे डॉक्टर कुमार बैठे थे। चेहरे पर अनुभव की गंभीरता और हल्की थकान साफ नजर आ रही थी। उन्होंने उठकर नमस्ते किया, फिर फाइल खोली। कुछ पल बाद माथे पर हल्की सिकुड़न डालकर बोले, सच में जतिन, आप अपनी पत्नी का एबॉर्शन करवाना चाहते हैं? पर क्यों? जतिन की आवाज ठंडी और सख्त थी। देखिए डॉक्टर, मैं आपको आपकी फीस दे रहा हूँ, बेहतर होगा आप वही करें जो मैं कह रहा हूँ। मुझे ये सुनने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है और क्या नहीं। यह मेरा मामला है और मेरा ही फैसला। डॉक्टर कुमार ने गहरी सांस ली मगर कुछ नहीं कहा। फिर बोले, ठीक है, पहले इनका चेकअप कर लेता हूँ। अनाया आंखों में आंसू भरे रोती हुई उनके साथ अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ गई। अभी वो बिस्तर के पास पहुंची ही थी कि अचानक उसके कदम लड़खड़ा गए। वह सीधा डॉक्टर के सामने घुटनों के बल बैठ गई। डॉक्टर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा पति पागल हो गया है, उसे समझ ही नहीं आ रहा। डॉक्टर कुमार घबरा गए। बेटा उठो, ये क्या कर रही हो? वो जोर देकर रोते हुए बोली, आप कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कह दीजिए कि अगर एबॉर्शन हुआ तो मेरी जान को खतरा है। आप डॉक्टर हैं, आप ये कर सकते हैं। डॉक्टर कुमार कुछ पल के लिए खामोश हो गए। उनकी नजरें नीचे झुक गईं, जैसे मन के भीतर कोई फैसला चल रहा हो। फिर धीरे से बोले, ठीक है, थोड़ा समय दो, हम बाहर चलते हैं, मैं कुछ करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों वापस बाहर आए। जतिन ने उन्हें आते देखा और खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर बेचैनी और चिड़चिड़ाहट साफ नजर आ रही थी। डॉक्टर कुमार ने हाथ से इशारा करके उसे बैठने को कहा और खुद अपनी कुर्सी पर बैठ गए। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, जतिन, मैंने आपकी पत्नी की जांच की है, ये शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं। अगर अभी एबॉर्शन किया तो इनकी जान को खतरा है, बाद में भी ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं ये प्रक्रिया नहीं कर सकता हूँ, माफ कीजिए। जतिन के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वह तेजी से उठकर बोला, आप कैसे डॉक्टर हैं? अगर ये कमजोर है तो विटामिन की ड्रिप लगाइए, दवा दीजिए, ताकत आएगी तो कर दीजिएगा। डॉक्टर मोनिका वहीं बैठी थी। उन्होंने सख्ती से कहा, ये कोई बुखार या कमजोरी नहीं है कि ड्रिप लगा दो तो ताकत आ जाए। एबॉर्शन सिर्फ शुरुआती दिनों में ही मुमकिन होता है, बाद में नहीं। और आपकी पत्नी की हालत साफ बता रही है कि ये इनके लिए जानलेवा हो सकता है। जतिन ने मेज पर हाथ मारा, आप और आपका यह अस्पताल दोनों बेकार हैं। जो करना है मैं खुद कर लूंगा, चलो उठो। अनाया एक लम्हे के लिए डॉक्टर को देखती रही, आंसू उसके गालों पर बह गए। फिर आहिस्ता से बोली, शुक्रिया डॉक्टर। जतिन ने दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर निकल गया। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। डॉक्टर कुमार ने खिड़की से बाहर देखा। शाम का सूरज ढल रहा था, मगर किसी के दिल की रात अभी शुरू हुई थी। वक्त और तेजी से निकलता जा रहा था। एक हफ्ता चुटकियों में बीत गया। कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी। पर्दों से सूरज की कुछ किरणें छनकर फर्श पर बिखर रही थी। फिजा में खामोशी गहरी थी,
जैसे घर की दीवारों ने भी सांस रोक ली हो। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी, आईने में अपना चेहरा देखे बिना हाथों पर लोशन मल रही थी। चेहरे पर उदासी के साए थे, आंखों के गिर्द हल्का सूजन था, जैसे कई रातों से नींद गायब हो। अचानक बेड पर पड़ा मोबाइल बजा। वह चौंक गई, नजर घुमाकर देखा जतिन का मोबाइल था। उसका दिल एक पल को धड़कना भूल गया। स्क्रीन पर सिर्फ चिलमिलाती रोशनी दिखाई दी, नाम नहीं देख पाई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोचती, बाथरूम का दरवाजा खुला। जतिन बाल पोंछता हुआ बाहर आया। उसने एक तेज निगाह उस पर डाली, फिर मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव कर ली। कुछ लम्हों बाद उसकी आवाज कमरे में गूंजी, जी डॉक्टर साहिबा, हाँ मैं सुबह आ जाऊंगा अपनी बीवी के साथ। एक छोटा सा ठहराव लेकर बोला, ओके शुक्रिया। उसने मोबाइल मेज पर रखा और आईने के सामने खड़ा होकर बालों में हाथ फेरने लगा। अनाया बोली, कौन था जतिन? वह सामान्य लहजे में बोला, डॉक्टर सारिका, लेडी डॉक्टर हैं। वह बिना सोचे बोल पड़ी, क्या कह रही थी? जतिन पलटा, गंभीर चेहरे के साथ बोला, कल सुबह तुम्हें जाना है एबॉर्शन करवाने। वह जैसे पत्थर की हो गई, हाथ में पकड़ा लोशन नीचे गिर गया। जतिन बोला, हाँ मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, कल 12 बजे का टाइम फाइनल है, तुम तैयार रहना, मैं गाड़ी निकाल लूंगा। उसके अंदर जैसे कुछ टूट गया। वह तेजी से खड़ी हुई, मैं नहीं जाऊंगी, आपको हक नहीं है मेरे बच्चे के साथ ऐसा करने का। जतिन ने सर्द लहजे में कहा, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, इजाजत नहीं मांग रहा, यह फैसला हो चुका है। अनाया की रूह कांप गई, बोली, यह आपका फैसला कैसे हो सकता है? इस बच्चे में मेरा भी हिस्सा है, मेरी सांस है। जतिन एक लम्हे को चुप रहा और उसकी तरफ देखता रहा। जतिन बोला, तुम समझती क्यों नहीं हो? अभी इन सब चीजों का वक्त नहीं है। अभी मेरे पास तुम्हें संभालने की गुंजाइश नहीं है। तुम एक और जान दुनिया में लाना चाह रही हो। गुंजाइश? अनाया तल्खी से हंसी, आपके दिल में सिर्फ खुद के लिए जगह है, किसी और के लिए नहीं। आप तो इंसान भी नहीं लगते, बस एक पत्थर हैं। जतिन कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब आ गया, लहजा सख्त हो गया, ज्यादा बात मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, सुबह तैयार रहना। अनाया चीख पड़ी, मैं नहीं जाऊंगी। एक बार अपने दिल से सोचिए, यह बच्चा आपका है, आपके नाम का है, मैं इसका ख्याल रखूंगी, आपको कभी परेशान नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज टूटने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, जतिन अगर आपके दिल में मेरे लिए रत्ती भर भी मोहब्बत है तो ऐसा मत करिए। जतिन के चेहरे पर एक पल के लिए भाव बदले, जैसे कहीं अंदर कोई नरमी जागी हो, पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। मैं नहीं चाहता कि ये बच्चा इस वक्त आए, बात खत्म। अनाया धीमी आवाज में बोली, आपको क्या हक है इस बच्चे की जिंदगी का फैसला लेने का? जतिन की आवाज ठंडी थी, घर में फैसले मैं करता हूँ और कल सुबह तुम मेरे साथ चलोगी, बस। इतना कहकर वह वापस आईने के पास गया, अपनी घड़ी उठाई, जेब में रखी और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा बंद होने की आवाज कमरे में गूंजी, बहुत भारी। फैसला सुनाया जा चुका था। अनाया अपनी जगह बेजान सी खड़ी रह गई, आंसू टपक कर फर्श पर गिरते रहे। फिर वह धीरे से बेड पर बैठ गई, दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। मेरा बच्चा, बस इतना कह पाई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी में गूंजती जा रही थी, जैसे हर दीवार इस दर्द की गवाह हो। बाहर रात उतर आई थी और उसके दिल में ऐसा डर फैल चुका था जिसकी कोई सुबह नहीं। अगली सुबह की रोशनी धीरे धीरे खिड़की के पर्दे से छनकर कमरे में फैल रही थी। फिजा में खामोशी भारी थी, जैसे रात का बोझ अभी पूरी तरह उतरा नहीं हो। वह बेड पर बैठी थी, घुटनों के दरमियान सिर छुपाए बैठी थी। आंखों के नीचे सूजन साफ दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और सांसें हल्की हल्की कांप रही थी। कुछ पल बाद दरवाजा धीमे से खुला। जतिन अंदर आया, साफ सुथरे कपड़ों में तैयार, चेहरे पर वही हमेशा वाली सख्त संजीदगी, मगर आंखों में एक अजीब सा बेचैनपन छुपा हुआ था। उसने कुछ क्षणों तक अनाया को देखा, फिर धीरे से बोला, चलो मैं तैयार हूँ, डॉक्टर ने बुलाया है, आज ही एबॉर्शन होगा। उसके लफ्ज हवा में ऐसे ठहर गए जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो। अनाया ने धीरे से सिर उठाया, आंखों में बेयकीनी, दर्द और टूटन के कई रंग एक साथ थे।
होंठ कांपे मगर आवाज बहुत धीमी निकली, मुझे अबॉर्शन नहीं चाहिए। जतिन ने जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। मैं पहले से सब तय कर चुका हूँ, अब बहस का कोई फायदा नहीं। अनाया ने उसकी बात बीच में काट दी। अगर आप मेरे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो मुझे तलाक दे दीजिए। जतिन ठिठक कर रुक गया, कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? अनाया आहिस्ता से उठ खड़ी हुई। चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था मगर आंखों में समंदर उथल पुथल कर रहा था। वह उसके करीब आई और ठहरे हुए लहजे में बोली, मतलब साफ है जतिन, मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। जतिन के माथे पर सिकने उभर आई। तुम पागल हो गई हो क्या? एक जिद के लिए घर तोड़ दोगी? वह गहरी सांस लेकर बोली, यह जिद नहीं, खुददारी है। आपको अपनी जिंदगी, अपनी मर्जी, अपना स्पेस चाहिए ना। आप ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ अपनी ही बात को सही समझते हैं, बाकी सब आपके लिए बस तमाशा है और मैं अब इस तमाशे का हिस्सा नहीं रहना चाहती। जतिन ने नजरें फेर ली, जैसे उसकी हर बात दिल के भीतर कहीं चुप गई हो। तो फिर चाहती क्या हो तुम? जतिन की आंखों में सीधे देखते हुए अनाया बोली, मैं आपसे तलाक चाहती हूँ, या फिर मुझे यहाँ कुछ महीने रहने दो ताकि मैं अपना बच्चा जन्म दे सकूं। इसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना नाम ना सहारा, बस मेरा बच्चा रहने दे। उसके लहजे में कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, बस पुख्ता सख्ती थी। जतिन उसे कुछ पल तक देखता रहा, जैसे इस औरत को पहली बार पहचान रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम जाओगी तो मुझ पर कोई नाम नहीं आएगा। तुम कानूनन तलाक नहीं लोगी। अनाया लम्हा भर के लिए चुप रही, आंखों में बेबसी की धुंध छा गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ ऐसा भी करेंगे जतिन, लेकिन ठीक है, मैं आपसे अलग हो जाऊंगी मगर अपने बच्चे को रखूंगी। उसके अल्फाज नरम थे मगर उनमें फौलाद की मजबूती थी। जतिन कुछ कहने के लिए लब खोले मगर फिर खामोश हो गया। निगाहों में लम्हा भर के लिए वही बेचैनी लौटी, जैसे दिल के किसी कोने में नरमी की चिंगारी जागी हो मगर फौरन बुझा दी गई हो। तुम्हें बता दूं, वो बोला, मेरी जिंदगी में फिर कभी मत आना। अनाया धीरे से सिर झुका गई, आंखों से एक आंसू गाल पर बह गया। मैं यही चाहती हूँ कि कभी आपको एहसास हो कि एक औरत अपनी औलाद के लिए कहाँ तक जा सकती है। वह मुड़ गई, आहिस्ता कदमों से अलमारी की तरफ बढ़ी। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर सुबह की रोशनी मुकम्मल हो चुकी थी मगर उसके दिल के अंदर रात अब भी कायम थी। वक्त की रफ्तार न कभी थमी है न कभी थमेगी। 2 महीने बाद ड्रेसिंग रूम में मध्यम रोशनी थी। दीवार पर लटका बड़ा सा आईना, उसके चेहरे की जर्दी और आंखों के नीचे की हल्की सुस्ती, सब कुछ साफ दिख रहा था। वह अपने पेट पर हाथ फेरते हुए खड़ी थी। कुछ देर खामोश रही, फिर चेहरे पर एक अजीब सी उदासी उभरी, जैसे वह किसी बेनाम खौफ के साथ जीने की आदत डाल चुकी हो। अचानक दरवाजा खुला। कदमों की आहट से उसने पहचान लिया कि कौन आया है। वह हिल नहीं सकी, बस सांस रोककर खड़ी रही। जतिन अंदर आया, रुका और शीशे में उसके अक्स पर निगाहें जमा दी। 2 महीनों में उसके शरीर का बदलाव उसे एक पल के लिए जैसे बिजली बनकर गिरा। उसके होंठ खुद ब खुद भीग गए, आंखों में एक लम्हे के लिए टूटने जैसी चमक आई मगर उसने फौरन खुद को संभाल लिया। कमरे में सिर्फ दीवार पर चलती घड़ी की टिक टिक थी। जतिन अभी भी उसके पीछे खड़ा था। वह पलटी तो उसने फौरन निगाहें फेर ली। कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है, उसने धीरे से कहा। आप मेरे साथ चलेंगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कहीं रास्ते में कुछ हो गया तो वह फौरन उसके पास आया। क्या मतलब, क्या हो रहा है तुम्हें? उसकी आवाज में घबराहट और फिक्र साफ झलक रही थी। लाख सिकवे सही मगर वह लड़की उसकी बीवी थी और दिल के एक कोने में उसके लिए जगह हमेशा थी। अनाया ने कहा, बस घबराहट हो रही है, कभी कभी चक्कर आते हैं, इसीलिए कहा कि आप साथ चलें। जतिन ने तुरंत कहा, हाँ चलूंगा, तुम परेशान मत हो। अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो अभी निकलते हैं, मैं अपॉइंटमेंट बदलवा दूंगा। तुम आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अनाया उसे कुछ लम्हे हैरत से देखती रही, जैसे उसके अल्फाज पर यकीन नहीं हो रहा हो। फिर मध्यम लहजे में बोली, वाकई
आपको मेरी फिक्र हो रही है? आप तो मुझसे नफरत करते हैं ना, मेरे बच्चे से भी, फिर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? उसके चेहरे के भाव बदल गए। कुछ कहना चाहा, मगर जैसे भीतर कुछ जल उठा हो, वह एक कदम पीछे हटा। आंखों में सख्ती उतर आई। तुम्हें इज्जत की कद्र ही नहीं है? वह सख्त लहजे में बोला। मैंने इंसानियत के नाते हाल पूछा था, मोहब्बत के नाते नहीं। तुम्हें यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ? वह खामोशी से उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वह फिर बोला, याद रखना, मैं तुम्हें यहाँ कुछ महीने रहने दे रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे बच्चे के लिए। मुझे तुम में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। फिर यह फिक्र कैसी थी? उसने आहिस्ता से कहा, इंसानियत भी क्या सिर्फ जुबान से निभाई जाती है, दिल से नहीं? वह तल्खी से मुस्कुराया। दिल? तुम्हें लगता है मेरा दिल अभी भी तुम्हारे लिए बचा है? वह सिर झुकाए बोली, नहीं, बस सोचा था शायद थोड़ा सा एहसास बाकी हो। वह पलटा, हाथ जेब में डाला और दरवाजे की ओर बढ़ गया। तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ फर्ज के लिए। दरवाजा खुलने की आवाज आई। वह एक पल के लिए रुककर पीछे मुड़ा। शायद कुछ कहना चाहता था, मगर उसके होंठ चुप रह गए। मैं नहीं आऊंगा कल, उसने ठंडे लहजे में कहा। मरो या जो करना है करो, मेरे पास वक्त नहीं है। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई। वह कुछ पल चुपचाप खड़ी रही, फिर शीशे की तरफ देखकर धीरे से बोली, वक्त तो शायद तुम्हारे पास कभी था ही नहीं। उसके चेहरे पर थकान भरी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वह खुद को ही तसल्ली दे रही हो। उसके हाथ फिर पेट पर चले गए और वह धीमे से बोली, अब मैं अकेली नहीं हूँ। और सच में वह अकेली नहीं थी। वह होकर भी ना होकर भी उसके साथ थी। अगले दिन वह अस्पताल पहुंचा और यह कहकर बैठ गया कि रास्ते से गुजर रहा था तो चला आया। वक्त और तेजी से गुजरता चला गया। 4 महीने के बाद कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी। सामने टीवी पर एक्शन फिल्म के तेज दृश्य चल रहे थे। वह सोफे पर टांगे सीधे किए, हाथ पेट पर रख के ध्यान से फिल्म देख रही थी। बीच बीच में उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती, जैसे वह अपने बच्चे से कह रही हो कि देखो तुम्हारी माँ अब भी बहादुर है। तभी अचानक दरवाजा खुला। वह चौंकी नहीं, बस हल्का सा सिर घुमाकर देखने की कोशिश की। वह अंदर आया। तेवर सख्त थे और आवाज में झुलझुलाहट थी। पागल हो गई हो क्या? इस हालत में ऐसी फिल्म देख रही हो? गोलियां, धमाके, खून, यह सब देखने की क्या जरूरत है? वह थोड़ा पीछे हटकर तकिए का सहारा लेते हुए बोली, क्या दिक्कत है? हटिए सामने से। आपको इससे क्या मतलब? मैं क्या देखूं? वह तल्खी से हंसा। मेरे घर में रहते हुए तुम यह तमाशा नहीं कर सकती। बंद करो अभी के अभी। वह सीधी होकर बैठ गई। आंखों में तपिश थी। नहीं, बंद करूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आपको बर्दाश्त नहीं है तो बाहर जा सकते हैं। वह तेजी से आगे बढ़ा, रिमोट झपटकर उसके हाथ से छीन लिया और टीवी बंद कर दिया। कमरे में तुरंत खामोशी छा गई। क्या बदतमीजी है यह? वह गुस्से से बोली। जब तुम्हें मुझसे और मेरे बच्चे से कोई मतलब नहीं है तो फिर हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? हमें यह सब देखना है। टीवी ऑन करो। वह सख्त लहजे में बोला। हाँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी तुम मेरी पत्नी हो और यह वजूद, उसने उसके पेट की तरफ इशारा किया, यह भी मेरे नाम से जुड़ा है, तो बेहतर है तुम दोनों वही करोगे जो मैं कहूँगा। वह हंसी नहीं, बोली, हाँ माँ बेटे आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, हमें यही देखना है। वह रिमोट हाथ में लिए खड़ा रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा तो डॉक्टर ने बता दिया क्या? लड़का है ना, तभी माँ बेटा कह रही हो? वह चुप रही। उसकी आंखों में एक पल को दर्द तैर गया, मगर खुद को संभाल कर बोली, लड़का हो या लड़की, आपको इससे क्या मतलब? वह तंज भरे लहजे में बोला, मुझे मतलब है, मुझे लड़की चाहिए। लड़के बहुत बदतमीज होते हैं। वह गहरी सांस लेकर बोली, आपको क्यों चाहिए? आपको तो किसी चीज में दिलचस्पी ही नहीं है। मुझे लड़का चाहिए, कम से कम बड़ा होकर अपनी माँ का सहारा तो बनेगा। वह तंग आकर बोला, क्यों? तलाक के बाद शादी नहीं करोगी? फिर वही समाज के लिए जुल्म सहने के बाद अकेली खड़ी रहने वाली औरत बन जाओगी? वह कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली,
जिससे प्यार था मैंने उसी से शादी की थी। आप ही थे वह इंसान और अब आपकी वजह से मुझे एक बच्चा मिलने वाला है, इसीलिए दूसरी शादी नहीं करूंगी। उसने नजरें झुका ली और बोली, अब मैं इसी के साथ जिंदगी गुजारूंगी, चाहे आप साथ रहें या ना साथ रहें, मैं अपने बच्चे के साथ ठीक रहूंगी। कमरे में खामोशी फैल गई। वह एक पल को ठिठक गया। उसके चेहरे पर वही जिद थी, मगर आंखों में हल्का सा पछतावा चमक गया। अकेली रह पाओगी? वह शांत आवाज में बोली। अकेला होना बुरा नहीं होता, खाली होना बुरा होता है, और मेरा दिल अब खाली नहीं है। वह एक कदम पीछे हटा। उसके हाथ की पकड़ रिमोट पर ढीली पड़ गई। वह कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द गले में अटक गए। जाते जाते बोला, जो चाहो करो, लेकिन याद रखना यह घर अभी मेरा है। वह आहिस्ता से बोली, हाँ घर आपका है, मगर जिंदगी अब मेरी है। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर जाते जाते एक नज़र उसके पेट पर डाल गया। वह पल छोटा था, मगर बहुत कुछ कह गया। वह दरवाजा बंद करके चला गया और वह खामोशी से टीवी दोबारा ऑन करके बैठ गई। इस बार वह फिल्म नहीं देख रही थी। उसकी नजरें शीशे में अपने अक्स पर थीं, जैसे खुद से कह रही हो, अब डरने की जरूरत नहीं है। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। 1 महीने बाद रात का वक्त गहरा और सुकून भरा था। बाहर हल्की हवा पेड़ों के पत्तों से टकराकर सरसराहट पैदा कर रही थी। कमरे में मध्यम रोशनी थी। वह गहरी नींद में थी। सांसों की हल्की आवाज से कमरे में एक अजीब सी शांति बनी हुई थी। अचानक दिल ने जैसे इशारा किया कि कोई पास है। उसकी पलकें हल्की सी फड़की और फिर धीरे से आंखें खुल गईं। सामने वह था, बिल्कुल पास बैठा, कंधों पर हल्की सी चादर डाले हुए। चेहरे पर गंभीरता थी, मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून। उसका हाथ बहुत नरमी से उसके हाथ पर रखा हुआ था। कुछ पल वह बस उसे देखती रही, पर धीमी और थोड़ी कांपती आवाज में बोली, एक बात पूछूं? वह चौंक गया, जैसे किसी ने उसके दिल की बात पकड़ ली हो। फौरन सीधा हुआ और हाथ पीछे खींच लिया। हाँ पूछो। उसने नरमी से उसका हाथ फिर थाम लिया। इसे रहने दीजिए। फिर गहरी सांस लेकर बोली, अगर डिलीवरी के वक्त कुछ हो गया तो क्या आप बच्चे का ख्याल रखोगे? वह एकदम शॉक्ड रह गया, जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। क्या मतलब? यह कैसी बात कर रही हो तुम? वह धीरे से बोली, जिंदगी और मौत में बस एक पल का फासला होता है। डिलीवरी का वक्त औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर मुझे कुछ हो गया और बच्चा जिंदा रहा तो आप उसे अपना लोगे। अनाया बोली, किसी अजनबी के हवाले मत करना, न मेरे मायके वालों को देना, न अपने घर वालों को। वे शायद रख लेंगे, मगर आप जो ख्याल रखोगे वह कोई नहीं रख पाएगा। उसके लहजे में डर नहीं था, बस गहरी थकान थी। वह चुपचाप सुनता रहा। नजरें झुकी हुई थी, होठ हल्के से कांप रहे थे। फिर वह धीरे से पास आया, उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया और भारी आवाज में बोला, प्लीज ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, हमारा बच्चा, हम दोनों मिलकर उसे संभालेंगे, तुम ठीक रहोगी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, तो फिर आप मुझे तलाक नहीं देंगे? वह एक पल के लिए ठिठक गई। वो उसे ड्रेसिंग रूम में लेकर गया। सामने कपड़ों की अलमारी का एक पूरा हिस्सा खाली था। वह हैरानी से बोली, यह क्या कर रहे हैं आप? वह पीछे मुड़ा। चेहरे पर वही नरमी थी जो अब रोज उसके लहजे में भी महसूस होने लगी थी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब हमारा बच्चा आने वाला है ना, तो उसके लिए भी जगह बनानी थी। यहाँ मेरे कोट और जैकेट रखे थे, उन्हें मैंने दूसरी जगह रखवा दिया है। अब तुम यहाँ उसके कपड़े, कंबल और बाकी सामान रख लेना। वह बेख्याली में मुस्कुरा उठी, मगर बोली, मैंने तो अभी कुछ खरीदा ही नहीं है, आपके साथ ही जाऊंगी ना। वह आगे बढ़ा, उसका हाथ थामा और प्यार से उसे ड्रेसिंग रूम से बाहर ले आया। चलो फिर आज ही चलते हैं, लेकिन अभी नहीं, पहले थोड़ा बैठ जाओ। उसने सोफे की तरफ इशारा किया। वह बैठी तो वह भी पास में बैठ गया और बोला, तुम्हें खड़े रहने की जरूरत नहीं है, अब से सारे काम मैं कर लिया करूंगा, तुम बस आराम करो। वह कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, अब आप हमें अपने निजी दायरे में जगह दे रहे हैं। उसके चेहरे पर और भी नरमी आ गई। मुस्कुराते हुए वह उसके करीब आया और बोला, हाँ दे रहा हूँ,
पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतना बदल जाएगा। मैंने एक बार किसी से सुना था कि बच्चे का असर आदमी को पूरी तरह बदल देता है। तब यकीन नहीं हुआ था, मगर अब लगता है कि वह बात सच थी। मैं इस बच्चे को पहले नहीं चाहता था, लेकिन अब बस दिल चाहता है कि जल्दी से वह आए और मैं उसे देख सकूं। वह धीरे से बोली, आप बदल गए हैं जतिन। वह हल्की हंसी के साथ बोला, हाँ, शायद तुम ठीक कहती थी। मैं खुद गर्ज था, सिर्फ अपनी जिद, अपनी सोच, अपनी तन्हाई तक सिमटा हुआ। लेकिन अब दिल चाहता है कि मैं खुद को बांट दूं। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मुझ में वह सब देखे जो मैं अपने पिता में ढूंढता रहा। वह हैरानी से उसे देखती रही। पहली बार उसके चेहरे पर कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। वह बोला, तुम्हें पता है, बचपन से मैं खुद को अकेला महसूस करता आया हूँ। मुझसे छोटे ज्यादा अहमियत पा गए, बड़ों को प्यार मिला, मगर मुझे किसी ने ठीक से देखा ही नहीं, किसी ने पूछा नहीं। शायद इसी वजह से मैंने खुद को बंद कर लिया। लेकिन अब मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे वह सब दूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हारी माँ को मैंने बोला था कि मैं अभी शादी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूँ, पर उन्हें मेरी शौहरत और पैसों के आगे ये दिखा ही नहीं कि मैं उनकी बेटी की कदर करूँगा या नहीं। मैंने अपनी माँ से तो कई बार कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, पर उन्होंने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया और शादी करवा दी। और मैंने भी उनके सामने हथियार डाल दिए, जबकि मुझे अपने फैसले पर डटे रहना चाहिए था। पर वहाँ तो मैं कमजोर पड़ गया और तुम पर फ्रस्ट्रेशन निकालता रहा और रिश्ते की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता रहा। इन सब की वजह से रिश्ते के शुरुआती दिन बेकार हो गए। पर मैं ये सब अपने बच्चों के साथ नहीं करूँगा। जब वो राजी होंगे पूरे दिल से, तभी उनकी शादी करूँगा। क्योंकि मैं सुधर गया तो हमारा रिश्ता आज पटरी पर आ गया। पर जरूरी नहीं कि सभी थोपे गए जबरदस्ती के रिश्ते को स्वीकार ले। कुछ लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, तुम मुझे माफ कर दो। अगर मेरा बेटा हुआ तो तुम उसे अपनी सादगी और समझ जरूर देना, और अगर मेरी बेटी हुई तो उसे मैं आत्मविश्वासी और मजबूत बनाऊंगा। मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार दूंगा, उन्हें अनदेखा नहीं करूंगा। वह खामोशी से सुनती रही, फिर धीरे से बोली, और मुझे? वह मुस्कुराया, उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, तुम तो इस कहानी की शुरुआत हो। तुम ना होती तो यह बदलाव कभी नहीं आता। मैं शायद आज भी वही पत्थर दिल इंसान होता। उसकी कांपती आंखों में नमी झिलमिला उठी। तो फिर अब बस एक बात मानो, वह बोला, कि ना तुम अकेली रहोगी ना मेरा बच्चा। यह घर अब सच में हमारा होगा, पति भी तुम्हारा होगा, उसकी खामोशी भी तुम्हारी। उसने सिर उठाकर उसके कंधे पर रख दिया। बाहर हवा में हल्की सी खुशबू घुलती जा रही थी। कुछ लम्हों के लिए सब कुछ थम सा गया, वक्त जैसे रुक गया हो। बस धड़कनें थीं और एक नरम सा सुकून बाकी रह गया था। उसने धीरे से कहा, यह पहली बार है जब मुझे लग रहा है कि शायद जिंदगी सच में खूबसूरत है। वह मुस्कुराया, उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, जिंदगी हमेशा से खूबसूरत थी, बस मैंने देर से पहचाना। बाहर सूरज ढलने लगा था, मगर कमरे में पहली बार रोशनी भर आई थी। और कुछ महीनों बाद अनाया ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया, जिसे देखकर जतिन बहुत खुश हुआ। अब जतिन वो पहले वाला जतिन नहीं था जो गुस्सैल था। अब जतिन एक बहुत ही प्यारा पिता और एक बहुत ही ख्याल रखने वाला पति बन चुका था। बहुत मुश्किलों के बाद अनाया की जिंदगी में खुशियां वापस लौट आई थीं। दोस्तों, शादी का फैसला उन्हीं दो लोगों का होना चाहिए जिन्हें शादी करनी है। शादी जबरदस्ती किसी पर नहीं थोपनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं और दृश्य केवल कहानी को दर्शाने के लिए हैं। इनका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना और सामाजिक शिक्षा देना है। हम किसी भी तरीके की हिंसा का सपोर्ट नहीं करते हैं। ये कहानी 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।